नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है आप तक कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पहुंचे। हम जाने माने विशेषज्ञों को बुलाते हैं जो आप तक सही जानकारी पहुंचाते हैं। आज जब हम ये शो कर रहे हैं 26 मई, तो कोरोना से देश में मई के 26 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। अगर अप्रैल की संख्या को जोड़ लिया जाए तो करीब 1.5 लाख मौतें हो चुकी है, जो अपने आप में बेहद दुखद बात है। तो इस वक्त देश में सबसे ज्यादा जरूरत है कि युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाए, लेकिन जब वैक्सीन की रफ्तार बढ़नी थी तब उल्टा वो कम हो गई है। हमारे देश में कई राज्यों में 18 से 24 साल वालों का जो 44 साल वालों का जो टीकाकरण है वो रुक गया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस वक्त हमारा देश बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर रहा था, तब अपने देश के लिए क्यों नहीं सोचा गया। अगर एडवांस बुकिंग होती तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। अब कई राज्य बाहर की कंपनियों से बात कर रहे हैं, ग्लोबल टेंडर की कोशिश कर रहे हैं, इंपोर्ट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विदेशी कंपनियां इनकार कर रही हैं। ऐसे में समस्या जो है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ आंकड़े आपको यहाँ पर हम बताते हैं कि तीसरी लहर का जो अलर्ट है और जो टीकाकरण घट रहा है, वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है कि इस रफ्तार से आखिर हम कोरोना से ये जंग कैसे जीत पाएंगे। तो अब तक 20 करोड़ डोज जो है वो हो पाए हैं। 16 जनवरी से 25 मई के बीच का आप ये आंकड़ा देख रहे हैं, जब 20 करोड़ से कुछ ज्यादा जो डोज है वो लग पाए हैं। और हमारे देश की जो आबादी है उसके हिसाब से ये टीकाकरण बेहद कम है। राज्यों के हिसाब से अगर आपको हम बताते चले कि जो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में वहां पर क्या स्थिति है, तो आबादी के हिसाब से जो टीकाकरण है वो जो दोनों डोज जो राज्यों में लगे हैं, तो उत्तर प्रदेश का आप अंदाजा लगाइए 2% टीकाकरण भी नहीं हो पाया है। दोनों डोज यानी कि 2% लोगों को भी नहीं लग पाए हैं। महाराष्ट्र में थोड़ी बेहतर स्थिति है, 3.5% लोगों को दोनों डोज लग पाए हैं। बिहार की बात करें तो यहां पर भी 1.4% ही लोग हैं पूरे राज्य में जिन्हें दोनों डोज लग पाए हैं। पश्चिम बंगाल में 3.8% है यह आंकड़ा, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। और मध्य प्रदेश में 2% है, यानी कि 5% तक भी ये राज्य अपनी आबादी के दोनों नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर दोनों डोज लग जाने चाहिए थे। कुछ और अगर हम बात करें कि क्यों सुस्त है आखिर ये टीकाकरण की रफ्तार, तो उस पर भी हम आपको एक आंकड़ों के जरिए या इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि जो सिर्फ 2 कंपनियां हैं जिनके भरोसे भारत का टीकाकरण जो है वो अब तक होता आया है। हालांकि अब जरूर रशिया की स्पुतनिक जो है वो आ चुकी है। जरूरत के हिसाब से वैक्सीन का उत्पादन है वो नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। स्पुतनिक वी की जो बहुत सीमित खेप है वही अभी तक पहुंच पाई है, यानी कि उससे हम बहुत बड़ी आबादी को कवर कर पाएंगे, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। स्पुतनिक को छोड़ दूसरी कोई भी विदेशी वैक्सीन आज की तारीख में हमारे पास नहीं है। बातचीत चल रही है लेकिन फिलहाल नहीं है। 18 से 44 वालों का जो टीकाकरण है वो जैसे ही शुरू हुआ है तब से वैक्सीन की शॉर्टेज जो है वो लगातार सामने आई है। इसके अलावा जो रफ्तार धीमी है उसकी एक वजह यह भी है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर टीके को लेकर लोगों में काफी भ्रम है, डर है। इस वजह से वो आगे नहीं आ रहे हैं टीका लगवाने के लिए। और कई राज्यों से जो डेटा निकल कर आ रहा है, टीकों की बर्बादी जो है वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो हमारी रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं, पूर्व निदेशक हैं CSIR और CCMB। इसके अलावा डॉक्टर अरुण गुप्ता है, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर राकेश मिश्रा, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ये जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं, कुछ आंकड़ों के जरिए भी हमने बताने की कोशिश की, और अभी सिर्फ हम अगर मई की बात करें तो आज की तारीख तक 1 लाख लोगों को हम अपने देश में गंवा चुके हैं कोरोना के चलते। और उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो 40 के भी नीचे के थे, जिनकी कोई उम्र नहीं थी ये जाने की। ऐसे में यहाँ पर आपसे ये मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, उस वक्त जब रफ्तार कम हुई है तो ये कितनी बड़ी, आप इसे मुसीबत के तौर पर देखते हैं, ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है? तो ये जरूर ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए, जो कि 6 महीने पहले किसी को उम्मीद शायद नहीं थी। लेकिन एक तरह से ये प्लेजेंट सरप्राइज हमारे पास आया हुआ है। अब हमको इसका पूरी तरह उपयोग करना चाहिए। और दुर्भाग्य से हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई की कमी है और इसलिए हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसको। मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले कुछ हफ्तों में, 1-2 महीने के अंदर ये सिचुएशन इम्प्रूव होनी चाहिए। और शायद कुछ तो हुई थी रफ्तार, क्योंकि बहुत ही ज्यादा केसेस हो गए थे और हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर स्ट्रेस हुआ, और तो उससे भी प्रियॉरिटी जो है थोड़ा बदल गई। लोगों की जान बचाना एक प्रियॉरिटी बन गई। और
खास करके हमें ज़्यादातर हेल्थ केयर सिस्टम तो वही है जो कि वैक्सीनेशन भी करेगा और ये सब भी मौजूदा परेशानी है उसको संभालेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी और हमारे पास 2 वैक्सीन है, एक और आ रही है। मेरे ख्याल से एक महीने या 2 महीने के अंदर में और भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो जाएंगे। लेकिन इंपोर्ट मेरे ख्याल से बड़ा ऑप्शन नहीं लगता, क्योंकि किसी कंट्री के पास इतनी क्षमता नहीं है जो कि हिंदुस्तान को वैक्सीन एक कुछ खास मात्रा में सप्लाई कर सके। हमको तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के ही ऊपर निर्भर करना होगा। मेरे ख्याल से आने वाले हफ्तों में उसमें खास इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्लान भी है। तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लेकिन अभी तो बहुत कम है रफ्तार और ये चिंता का विषय है, ये सच है। क्योंकि वैक्सीन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सेफ है और सबको लेना चाहिए। प्रियॉरिटी वालों को पहले दें, वो अच्छी बात है कि जिनको जहाँ मॉर्टेलिटी ज़्यादा है एक्सपेक्टेड, क्योंकि जान बचाना पहली चीज़ है, उसके बाद और दूसरी चीज़ आएगी। अगर ज़्यादा होती वैक्सीन तो सबको एक साथ दे सकते थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये 1-2 महीने में सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव होगी। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर राकेश, यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि 1-2 महीने अगर हम बात करें कि अगर सिचुएशन इम्प्रूव होना चाहिए जैसा कि आप कह रहे हैं, क्या उतना वक्त हमारे पास है? डॉक्टर अरुण गुप्ता से यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी। आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। आप लोग किस तरह की मुश्किलें यहाँ पर उनका सामना कर रहे हैं राज्य में, डॉक्टर अरुण? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो 18 से 44 साल वालों को जो टीकाकरण था वो कई जगहों पर उसके सेंटर जो है वो बंद कर दी गए क्योंकि वैक्सीन नहीं है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन आ गई और सिचुएशन ऐसी की टोटली अवॉइडेबल थी। 1 साल पहले हो गया से ऑलमोस्ट सारे के सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर इस बात को लगातार सरकारों से कहते आ रहे थे कि परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस पेंडेमिक का वैक्सीनेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी समय पिछले साल अगर आप जून, जुलाई, अगस्त के आसपास की बातें करें तो दुनिया के जितने भी देश थे सबने सारा फोकस वैक्सीनेशन पे, ऑर्डर देने पे और उनको प्रोक्योरमेंट पे डाला गया। हम लोगों ने इस पर बहुत ध्यान दिया नहीं। हम लोग बहुत लेट जागे, जनवरी फरवरी के आसपास जाकर के जब शोर मचा था, बातें होना शुरू हुई, तब तक हम कहीं ना कहीं से भ्रम में थे कि हमने कोरोना को हटा दिया है। और उसके बाद जाके तब तक मामला इतना बिगड़ चुका था कि जो इनफैक्ट हमारी जो 2 कंपनियां जो हमारे देश में बना रही हैं वो तक हमारे को सप्लाई करने को तैयार नहीं थी और हम बड़े आराम से अपने वैक्सीन को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमारे देश में 2 करोड़ लगे थे, हम 6 करोड़ एक्सपोर्ट कर चुके थे। अब हम उन्हीं देशों से ढूंढ रहे हैं अपना वैक्सीन दोबारा। आज दिल्ली में सिचुएशन ये है कि 18 से 45 साल वालों के लिए वैक्सीन खत्म हो चुका है, 3 दिन से कोई वैक्सीन नहीं लग रहा है। और 45 साल से ऊपर वालों को भी कोई वैक्सीन नहीं लग रहा है, खाली कोविशील्ड की कुछ डोजेस हैं। और अभी डॉक्टर सिन्हा ने जैसा बोला, मैं एक बात और यहाँ ऐड करना चाहूंगा, हम लोग कई जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। हम कभी भी सरकार का अकाउंटेबल नहीं मानते। हम कहते हैं आ जाएंगे, हमें उम्मीद है। मैं कहता हूँ अगर आज से 1-2 महीने बाद आ भी गई तो क्या आप थर्ड वेव को रोक पाओगे? एक इंजेक्शन आता है, उसकी आज डोज पहली लगती है, उसके 6, 8 या 12 हफ्ते और दूसरी डोज लगती है, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं इसका प्रॉपर असर शुरू होता है। क्या हमारे पास इतना टाइम है? दुनिया के जितने भी विकसित देश थे, जितने देश जो संभले हुए थे, जिन्होंने फोकस सही जगह रखा, उन्होंने एक बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया और कहीं वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, धड़ाधड़ वैक्सीनेशन चल रहा है। और आज हमारे सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ वैक्सीन ही नहीं है और हम परेशान हैं। पहले केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी ली थी, अब राज्यों पर छोड़ दिया। अब राज्य सरकार परेशान है, वैक्सीन लाए कहां से? बड़े दुर्भाग्य वाली बात है, क्योंकि मैं एज ए पीडियाट्रिशियन ये भी जानता हूं कि वर्ल्ड का मैक्सिमम वैक्सीन वैसे भी इंडिया में प्रोड्यूस होता है। बड़ी बड़ी कंपनी हमारे यहाँ है। कम से कम एक कंपनी जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस करती थी, आपको उसको शुरू से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था और मैसिव लेवल पे आपको वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन करना चाहिए था। जब आप वॉर में होते हो तो वॉर में आप टैंक और गन्स बनाते हो, आप कार और साइकिलें नहीं बनाते। आप सारी चीजों को फोकस करना चाहिए था। अब सेकंड वेव कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, पर अगर तीसरी वेव को रोकना है जो कि 4, 5, 6 महीने बाद आती है, तो एक ही तरीका है वैक्सीनेशन। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। तो क्या हम हजारों लाखों जानों को रिस्क ले सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पे। जी डॉक्टर अरुण, यहाँ पर आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं है, कई राज्य हैं जो इस किल्लत से जूझ रहे हैं और कई जगहों पर जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए परेशान हो रहे हैं, नहीं लग पाए वैक्सीन। ऐसे में जब सीरम इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2020 में कहा था कि 10 करोड़ डोज जो है वो डिस्काउंट पर उन्होंने ऑफर किए थे, तब हमारे यहाँ जो एडवांस बुकिंग थी वो नहीं की गई एक तरह से, जो उसकी वजह से 2 चीजें हो जाती। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे थे वो भी आपका चलता रहता, और अगर आपने एडवांस बुकिंग कर ली होती तो आपके पास स्टॉक भी होता, उनके पास पैसे होते तो वो भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाते। क्या आप मानते हैं कि ये भी एक बड़ा कारण रहा जिसके चलते आज हम किल्लत महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं इस किल्लत को देश में? मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ही यही था खाली। अगर आप डेटा को देखो उठा करके, आप जितने देश थे, यूके था, यूएसए था, सबने पिछले साल के मिड में या एंड तक आते इतना स्टॉक
कर लिया था, इतने या इतने ऑर्डर्स बुक कर लिए थे कि उनको कमी हुई नहीं। हमारे यहाँ जो खबरों में पढ़ता हूँ कि जनवरी में जाके पहला ऑर्डर सर 11 मिलियन डोज का दिया गया, जो कि मिनिस्क्यूल है। जो दो कंपनियां बना रही थी, मुझे लगता है उनके अपने कमिटमेंट थे, उनके अपने कमर्शियल एंगल्स थे, तो वो भी इस बात को देख रहे थे ऑर्डर कौन दे रहा है। वो लगातार हमारी सरकारों से इंतजार कर रहे थे कि ऑर्डर मिले। अब जब हम जागे तब बहुत लेट हो चुकी थी। अब कहीं ना कहीं तभी मुझे लगता है केंद्र सरकार को तभी हाथ खड़े करने पड़े, तभी वो कह रही कि राज्य सरकार अपने आप खरीदे। पर ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। हम लोग शायद ऐसे हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा चीजों को लाइटली लेने लगे हैं। हम अभी भी हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, परपेचुअल ऑप्टिमिस्ट होते हैं कि चल हो जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। पर आप देखिए कि आज कितनी डेथ हो रही है और कितनी डेथ बचा सकते थे हम लोग। जी डॉक्टर राकेश, यही सवाल मेरे मन में भी है कि हम उम्मीद जरूर कर रहे हैं, शायद कोशिशें भी की जा रही होंगी, लेकिन क्या जो गलतियां हुई हैं उनको लेकर भी बातचीत की जानी चाहिए? क्योंकि जब एडवांस बुकिंग की जा सकती थी, क्या हमने वो दूरदर्शिता नहीं रखी, हमसे वहां पर गलती हुई है? ये तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो अगर वो एडवांस बुकिंग हो जाती जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, तो शायद उनकी उत्पादन क्षमता बेहतर होती आज और हमारे पास कम से कम ये किल्लत नहीं होती, स्टॉक होता हमारे पास, भले ही हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होते। अब वो दोनों नहीं हो पा रहा है। ये सही बात है। हम रेट्रोस्पेक्ट में हम जरूर ये कह सकते हैं। और अगर आप सेफ्टी देखिए तो ये तो अच्छी बात है कि हमको वैक्सीन लगाना भी एक तरह से सेफ्टी के लिए है कि फ्यूचर में हमको इन्फेक्शन ना हो, ये तो करना चाहिए जरूर है। लेकिन आप देखिए इसके पीछे एक हिस्ट्री भी रही है। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कमी है और इसको दूर करना चाहिए था। अगर हम कुछ अच्छे स्टेप लेते तो शायद हम फाइजर को भी एक्सेप्ट कर लेते अब तक, क्योंकि और जगह लगाई जा रही है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन तो है ही, भारत बायोटेक भी है। लेकिन अब आप सोचिए कि जब भारत बायोटेक को वैक्सीन को मंजूरी दी गई तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई थी कि ये ठीक नहीं है, खतरा है ये। जबकि हमारे यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक तरह से बड़ा करेजियस डिसीजन लिया था, उन्होंने डेटा देख के इस तरह से किया था। तो बहुत सारी अलग अलग दौर रहा है वैक्सीन की जो समस्या है इसको सुलझाने के लिए। आज हमको वैक्सीन सबको चाहिए, कोवैक्सीन बहुत सारे लोग प्रेफर भी कर रहे हैं और हमारी वो इफेक्टिव है वैक्सीन, हर तरह से देखी जा चुकी है, सेफ है। तो बाद में तो हम बहुत सारी चीज़ें इंटरप्रेट करके कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे देश जैसे हैं जो कनाडा हैं और जगह, जिन्होंने एक आदमी के लिए 3-3 गुने वैक्सीन लेके रखे हुए हैं, तो वो उस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये तो जो अर्थशास्त्री उन लोगों के लिए सोचने वाली बात है। और मेरे ख्याल से हम इस बात में कोई डाउट नहीं कर सकता है कि हमको वैक्सीन अभी चाहिए, और इसके लिए अगर हमने पहले कुछ स्टेप लिया होता तो शायद इम्प्रूव इससे सिचुएशन बेहतर होती। लेकिन और देशों से कंपेयर करना थोड़ा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, आप जो बात कह रहे हैं कि दूसरे देशों से शायद तुलना करना उतना ठीक नहीं होगा। हमारे देश की स्थितियां अलग हैं, हमारे देश के लोग अलग हैं, हमारा सब कुछ बहुत अलग है। ऐसे में हमें अपनी समस्याओं के हिसाब से लेकिन कम से कम कदम उठाने चाहिए। तो डॉक्टर राकेश, संक्षेप में आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जो जुलाई तक 30 करोड़ वैक्सीन का टारगेट रखा गया था, क्या उसे आप सही मानते हैं? आपको लगता है कि वो टारगेट अचीव भी हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फिलहाल तो शॉर्टेज है, लेकिन क्या जुलाई तक अगर 30 करोड़ लोगों को भी लग जाता है तो वो ठीक होगा? क्योंकि जिस कदर अभी ये दूसरी लहर ने कहर बरपाया है वो परेशान करने वाला है, और अभी तीसरी लहर की आहट भी अब कही जा रही है कि सुनी जा रही है। नहीं, अगर 30 करोड़ अगर हम जुलाई तक दे दें तो बहुत बड़ी बात होगी और इससे जरूर बहुत राहत आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी आपकी बात सही है कि तीसरी वेव को रोकने में ये कदम जो है वो बहुत ही कारगर होगा। लेकिन आप ये भी समझिए कि हम जो सबसे बड़ा एफर्ट होना चाहिए हमारा, वो अभी भी सोशल वैक्सीन का होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी हमको जो सोशल वैक्सीन है उस पर ध्यान देना होगा। वो बहुत जरूरी फैक्टर है। हमको जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं ये ना सोचें कि हम सेफ हो गए, उनको भी वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यही चीज़ डिसाइड करने वाली है कि अगली वेव कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी। वैक्सीन का बहुत बड़ा उपयोग होगा और वो धीरे धीरे काम में आएगी, लेकिन 30 करोड़ क्या उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक हमको अपना वैक्सीनेशन टारगेट पूरा कर लेना चाहिए। वो बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। अब कैसे होगा इसके लिए तो सरकार को बहुत अलग तरह के कदम उठाने चाहिए मेरे ख्याल से। और सर डॉक्टर राकेश, कैसे होगा उसके लिए तो हमें डॉक्टर अरुण के पास एक बार फिर से चलना होगा। डॉक्टर अरुण, ये जो बात की जा रही है कि जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगा, ये टारगेट रखा गया था, आपको क्या लग रहा है उसको लेकर?
नहीं, जब शुरू में रखा गया था तब जिस समय ये बनाया गया था तब ये सेंसेबल भी लगा था हमें और अचीवेबल भी लगा था। पर आज की डेट में ना मुझे सेंसेबल लग रहा है ना ही मुझे अचीवेबल लग रहा है, क्योंकि अब मई के एंड में आ गए और आप देखो मेरे ख्याल से 20 करोड़ के आसपास की फिगर है। तो क्या हम एक महीने में 10 करोड़ लोगों को लगा सकते हैं? हमारे पास क्या वैक्सीन अवेलेबल है? क्षमता हो सकती है लगाने की, पर क्या वैक्सीन अवेलेबल है? सेकंड, इन करंट सिनेरियो सेकंड वेव में जिस तरह से कहर बरपा गया है, तो क्या 30 करोड़ सफिशिएंट है? बड़ा सवाल ये भी आएगा यहाँ पे। और तीसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम हमेशा कहते हैं हम बाकी देशों से कंपेयर ना करें। मैं कहता हूं कंपेयर क्यों ना करें, हम किसी से कम क्यों मानते हैं अपने आप को? भारत में दुनिया भर की सबसे बड़ी वर्क फोर्स है हेल्थ डॉक्टर्स की। हम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं। हमारी इकोनॉमी हम कहते हैं सबसे बड़ी है। हमारे पास इतना पैसा है कि हम दुनिया भर की चीजें करके दिखाते हैं दुनिया को कि हमारे पास ये है। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करके चलते हैं? हम हमेशा इस बात को बहाना मार देते हैं कि हम बाकी लोगों को कंपेयर क्यों, हम कहते तो अमेरिका कनाडा से कंपेयर क्यों ना करें? भारत में किस चीज की कमी है? आप उनका अगर वो उन्हें 12 साल के बच्चों को लगाना शुरू कर दिया तो हमने क्यों नहीं सोचा अपने बच्चों को लगा दें? इकोनॉमी तो कोरोना से जो कहर बरपेगा, आप उसकी इकोनॉमी की लॉस की स्केल को आप सोच ही नहीं सकते कितनी बड़ी जाएगी। तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। ऐसा नहीं कि भारत को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करके चलना चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ी डॉक्टर्स की वर्क फोर्स है। दिल्ली में आज कैपेसिटी हम 2000 सेंटर 3000 सेंटर खोल सकते हैं। हम 2-3 लाख वैक्सीन पर डे लगा सकते हैं, पर हम लगा कितने रहे हैं? 50,000 वैक्सीन पर डे लगा रहे हैं। तो हमारे पास कैपेसिटी है, बट कहीं ना कहीं जो बॉटल नेक है वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उन चीजों के बारे में। बिल्कुल। तो जिस वक्त हमारे यहाँ वयस्कों को ही अभी वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लग पा रहा है, उसकी किल्लत आ रही है, कई सेंटर जो है वो बंद हो गए हैं। ऐसे में हम बच्चों तक कब पहुंचेंगे, कब वो सब कुछ शुरू होगा, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जिस तरह से भारत बायोटेक की तरफ से कोशिश की जा रही है और उनका कहना भी है कि जून तक स्थितियां जो है वो कुछ बेहतर होंगी, तो उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ वक्त में ये ठीक होगा। लेकिन बहुत सारी गलतियां हुई हैं जिसके चलते बहुत सारे लोगों की जान हमारे देश में लोगों को गंवानी पड़ी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और आपके सवालों के जवाब हम लेंगे। और अब वक्त है आपके भेजे सवालों के जवाब लेने का। हमारे साथ दोनों खास एक्सपर्ट बने हुए डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं, पूर्व निदेशक हैं CSIR CCMB के। डॉक्टर अरुण गुप्ता हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर अरुण, पहला सवाल आपके लिए, दिल्ली से पावी पूछेंगी। नमस्कार, मेरा नाम पवी है। मेरा प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है मगर उसे कोरोना नहीं हुआ, तो क्या ऐसे में उसे वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? देखिए, अगर आप फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी है और आप बीमारी ऐसी नहीं है कि आप किसी हैवी डोज पे हैं, कोई ऐसी, क्योंकि एग्जैक्टली बीमारी क्या किसका नाम दे रहे मुझे पता नहीं, मान लो आप स्टेरॉइड पे या किसी इम्यूनोसप्रेसर्स पे नहीं है तो आपको तुरंत वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। इनफैक्ट ज्यादातर बीमारियों में वैक्सीन की मनाही नहीं है, और बल्कि अगर आपको कोई बीमारी है फेफड़ों की, हार्ट की, किडनी की या ब्रेन की, तो आपके लिए वैक्सीन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। आपको बिल्कुल वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। जी, और अगला सवाल ज्योति पूछेंगी गाजियाबाद से। डॉक्टर राकेश मिश्रा, आपके लिए। तो मेरा नाम ज्योति है और मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोविड से रिकवर कर रहे लोगों को खाने पीने में क्या ख्याल रखना चाहिए? इस सवाल का भी जवाब शायद डॉक्टर गुप्ता अच्छी तरह से दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई खास चीज नहीं है। आपको हल्का पौष्टिक खाना खाइए, विटामिन वगैरह लीजिए। आप रिकवर कर रहे हैं तो अच्छा है, आपको जीत मिल चुकी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि डॉक्टर गुप्ता और क्लिनिकल थोड़ा इसके बारे में जवाब दें। जी, डॉक्टर अरुण। देखिए, मैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इससे कोई विशेष वो नहीं है, पर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्री कंडीशन कोरोना से पहले थी या कोरोना के टाइम में मान लीजिए आपकी ब्लड शुगर बहुत बढ़ गई है। ऐसा अमूमन होता है क्योंकि हम स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, तो आपको ब्लड शुगर का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें तीनों चीजों का रोल है, उसमें डाइट का रोल है, उसमें दवाइयों का रोल है, उसमें व्यायाम का रोल है। नंबर 2, अगर आप, कई बार हमने देखा है कि कोरोना के आसपास थोड़ा ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाता है, तो ऐसे में कई बार हम लोग सॉल्ट को रेस्ट्रिक्शंस के लिए कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है लंग्स की फिजियोथेरेपी। तो डीप ब्रीदिंग या इस तरह की चीजें करना, जो एक लंग्स की फिजियोथेरेपी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, डॉक्टर बताते हैं, वो सब करना बहुत जरूरी है, जो आपके रिकवरी को फास्ट करेंगे। अदरवाइज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो हाइड्रेशन अच्छे से रखना है, रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है, और ऑब्वियसली पौष्टिक आहार खाना। और दूसरा एक बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना से या दवाइयों से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो आपको कोशिश करें आप बाहर की चीजें ना खाएं और फूड हाइजीन का स्पेशल ध्यान रखें। बिल्कुल
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण गुप्ता, डॉक्टर राकेश मिश्रा, आप दोनों का। आप हमारे साथ जुड़े, ये अहम जानकारियां साझा की। उम्मीद करते हैं लोगों को इससे फायदा होगा और लोग इन चीज़ों का पालन भी करेंगे। तो ये कठिन वक्त ज़रूर है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथ ज़रूर साफ करते रहें। आज के शो में इतना ही। नमस्कार।